आज मैं आपको स्लिप डिस्क के बारे में बहुत ही आसान और सरल भाषा में उसकी सारी तकनीकी जानकारी देने वाला हूं, ताकि आप किसी भी गलत हाथों में पड़कर अपनी सेहत या कमर को और ख़राब ना कर लें। तो अगर कोई भी इंसान स्लिप डिस्क से परेशान है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अगर उन्हें भी इस तरीके की कोई परेशानी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 70 to 96% केसेस में 70 से 96% केसेस में स्लिप डिस्क बिल्कुल ठीक हो जाती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी दवाई के और इंजेक्शन के। बस हमें उसे प्रोवाइड करना होता है एक फेवरेबल कंडीशन, जिसकी वजह से वो अपना पूरा हीलिंग कर ले अपने आप को। 70 से 96% केसेस में किसी भी तरह की कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको कॉडा इक्विना सिंड्रोम या न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट नहीं है। और ये सारी जानकारी मैं आपको सब रिसर्च बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ही ऑथेंटिक रिसर्चेज हैं, जो बहुत बड़े सैंपल साइज पे, मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशंस के ऊपर, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके के लोगों के ऊपर ये रिसर्चेज हुई हैं, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ एक पर्टिकुलर छोटी मोटी रिसर्च के बेस पे नहीं बोल रहा हूँ ये वाली बात में। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको 80-80 फार्मूला के बारे में बताता हूँ। ये 80% फार्मूला क्या है? 80% पीपल वंस इन देयर लाइफ टाइम विल श्योरली हैव बैक पेन। मतलब कि अगर किसी एक शहर की पॉपुलेशन 1 करोड़ है तो उसमें से 80 लाख लोगों को कभी ना कभी उनके लाइफ टाइम में बैक पेन जरूर होगा। और उस 80% की 80% पॉपुलेशन, मतलब कि 64 लाख पीपल, out of those 80 lakh people, 64 lakh people will recover by themselves। अपने आप ठीक हो जाएंगे अपनी खुद की नेचुरल हीलिंग पावर से, बिना किसी भी ट्रीटमेंट के, बिना किसी भी इंटरफेरेंस के, मेडिसिन के, इंजेक्शन के, दवाई के, इलाज के, बिना किसी चीज के वो 64 लाख लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो जो इलाज की जरूरत है वो सिर्फ उन 16 लाख लोगों को जरूरत पड़ेगी इलाज की, उस शहर के 1 करोड़ की पॉपुलेशन में से। अब मेन दिक्कत क्या होती है? जब 2 हफ्ते के अंदर आप अपने आप ठीक नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली आप जाते हैं, किसी को दिखाते हैं, और दिखाने के बाद हो सकता है वो आपको एक्सरे या सीटी स्कैन या एमआरआई करने के लिए आपको बोलते हैं। तो एमआरआई के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्सर डिस्क नज़र आती है, वो भी स्टडी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो जब आपको उसमें पता चलता है कि आपको स्लिप डिस्क है, तो वो स्लिप डिस्क आपकी गर्दन या कमर में परेशान करने के बदले आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में आपको परेशान करने लग जाती है। आप अपना काम धंधा छोड़ के पूरा परेशान होके दर दर भटकने लगते हैं, डॉक्टर्स के पास जाने लगते हैं, कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ घरेलू इलाज बताता रहता है और जिंदगी पूरी परेशान हो जाती है, आप इसके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो प्लीज आप डरना बंद कीजिए। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। जैसे मैंने आपको बताया, 1 करोड़ की पॉपुलेशन में 80 लाख लोगों को दर्द होता है और उसमें से 64 लाख लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 16 लाख लोगों को इलाज की जरूरत है, और उन 16 लाख में से भी 70 से 96%, 70 to 96% लोग बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं अगर क्वाडा इक्विना सिंड्रोम या न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताता हूं, जो कि एक सिस्टमिक रिव्यू है। ब्रिंजिक जी ने की थी ये स्टडी, जिसमें 3000 उन लोगों को लिया था जिनको कभी भी किसी भी तरीके का कमर में दर्द हुआ ही नहीं, और उनकी एमआरआई कराई गई उन 3000 लोगों की। तो बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग निकल के आई अलग अलग एज ग्रुप की। तो 20 साल की उम्र में 30% लोगों को स्लिप डिस्क पाई गई, और 30 साल की उम्र में 40% लोगों को, और 40 की उम्र वाले लोगों में 50% लोगों को स्लिप डिस्क पाई गई, और 50 की उम्र में 60% लोगों को स्लिप डिस्क पाई गई, जबकि इनको किसी भी तरीके का कोई दर्द या परेशानी नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए। और 60 की उम्र में 69% लोगों को, 70 की उम्र में 77% लोगों को, और 80 साल की उम्र में 84% लोगों को ये स्लिप डिस्क पाई गई। तो देखिए कितना कॉमन है स्लिप डिस्क पाना उन लोगों की कमर में या गर्दन में जिनको की कोई सिम्टम्स है ही नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल और एस्टेब्लिश्ड सिस्टमिक रिव्यू था, बहुत ही ऑथेंटिक रिसर्च थी। इसी रिसर्च में यह भी पाया गया कि 20 साल की उम्र में 37% लोगों का डिस्क डीजनरेशन, मतलब कि एजिंग प्रोसेस पाया गया सिर्फ 20 की उम्र में 37% लोगों को, और इनमें किसी भी तरीके कोई दर्द या कोई शिकायत की कोई परेशानी नहीं थी। तो जब एमआरआई में आपके डीजनरेशन आपको दिखता है तो प्लीज परेशान मत होइए, इट इज ओके, इट इज अ कॉमन फाइंड। तो अब हम बात करते हैं ये स्लिप डिस्क होती क्या है।
स्लिप डिस्क एक गद्दीदार छोटा सा डिस्क होता है इस साइज का लगभग, जो कि दो वर्टिब्रल बॉडी के बीच में रहता है। और जैसे कि 7 हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, 12 थोरेसिक में है, 5 लंबर में है, तो इन सब के बीच में एक गद्दी दी हुई है नेचर ने, ताकि वो एक शॉक एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। जब हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो एक शॉक एब्जॉर्प्शन का वो काम करती है, ताकि ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस हमारी वर्टिब्रा में ना आए और उसमें इम्पैक्ट कम पड़े हमारे चलने का, कंप्रेशन ना आए, इंजरी ना हो, इसके लिए एक ये गद्दी रहती है। और ये जो डिस्क होती है ये प्रोटियोग्लाइकेन मॉलिक्यूल से बनी होती है, जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब आप प्रेशर में नहीं डालते अपनी बॉडी को, मतलब लेटे हैं आप, तो ऑब्वियसली बॉडी वेट नहीं आ रहा है उसके ऊपर, तो ये आपकी बॉडी में चारों तरफ से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है मॉलिक्यूल। और एक डिस्क के अंदर हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जैसे पहले पिचका हुआ गुब्बारा है, फिर एक फूला हुआ गुब्बारा हो गया, तो इमेजिन कि वो मॉलिक्यूल फूल के एकदम कुप्पा हो गए, एकदम मोटे हो गए सारे। तो ऑब्वियसली फिर आपकी डिस्क की हाइट बढ़ जाती है, डिस्क की चौड़ाई आपकी बढ़ जाती है। और जब आपकी डिस्क की चौड़ाई बढ़ जाती है, तो सुबह के टाइम आप करीब करीब 1.5 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबे होते हैं एज कंपेयर टू आपकी हाइट अगर हम शाम को मेजर करें। और यही एक वजह है कि सुबह आपका इंटरडिस्कल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अक्सर जिनको स्लिप डिस्क की परेशानी है वो सुबह में ज़्यादा दर्द की शिकायत करते हैं। लेकिन यही दर्द अगर आपका 10-15 मिनट में थोड़ा बहुत चलने की वजह बाद ठीक हो जाता है, इसका मतलब आपको स्लिप डिस्क की परेशानी नहीं है, क्योंकि स्लिप डिस्क अपना पानी छोड़ने में कम से कम 2 से 4 घंटे लेती है। तो अगर आपका 10-15 मिनट में दर्द ठीक हो गया है, तो वो स्लिप डिस्क की वजह से नहीं है, वो हो सकता है और दूसरे डीजनरेटिव चेंजेस हैं, स्प्रेन आया हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये दर्द है, जो कि आसानी से आपके सिंपल एक्सरसाइजेस करने से या सिकाई करने से आसानी से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्लिप डिस्क की वजह से, तो वो पूरे दिन तक लगातार आपका दर्द बना रहेगा। ये भी याद रखिए कि अगर वो दर्द आपको शाम को आ रहा है या ज्यादा देर खड़े होने के बाद आ रहा है, तो वो भी हो सकता है स्लिप डिस्क की वजह से ना हो, क्योंकि जैसे जैसे स्लिप डिस्क अपनी हाइट छोड़ती है, तो जैसे मैंने आपको बताया, पीछे वाले जो जॉइंट्स होते हैं वो धीरे धीरे पास आ जाते हैं। जब वो पास आते हैं तो वो रगड़ खाते हैं, वो आपको दर्द करते हैं। तो वो स्लिप डिस्क नहीं है, वो है आपको फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। वो भी एक्सरसाइज करने से आसानी से ठीक हो जाते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं, अलग तरीके की एक्सरसाइज होती हैं, रूटीन एक्सरसाइज नहीं करनी होती हैं। स्पेशली वो वाली एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं करनी होती जो आप पेट के बल लेट के अपने हाथ को और पैरों को ऊपर उठाते हैं, वो नहीं करनी होती इसके लिए एक्सरसाइज। उससे ये कंडीशन और खराब होती है, उससे और दर्द आपका बढ़ जाता है। तो जिसे हम बैक एक्सटेंसर एक्सरसाइजेस को, वो नहीं करनी है आपको अगर फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है। उसके लिए आपको फ्लेक्शन बेस एक्सरसाइज करनी होती है, मतलब आगे झुकने वाली एक्सरसाइज। अब आप कहेंगे डॉक्टर्स ने तो हमें सबने आगे झुकने के लिए मना किया है। ये इंडिविजुअल केसेस में डिपेंड करता है कि किसको आगे झुकने की एक्सरसाइज करनी है, किसको पीछे झुकने की एक्सरसाइज करनी है। इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है तो पीछे झुकने की एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको आगे झुकने की एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपको काफ़ी मदद मिले। अब वापस हम स्लिप डिस्क के बारे में आ जाते हैं। तो स्लिप डिस्क, जैसे हम जब यंग होते हैं, तो यंग में आपको मालूम है हमारा शरीर बहुत ही तंदुरुस्त, बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी तरीके से स्लिप डिस्क हमारी एक अंगूर की तरह होती है, जो 2 वर्टिब्रल बॉडी के बीच में होती है। और अंगूर को अगर आप दबाओगे तो फचाक से वो निकल सकता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ती है, तो स्लिप डिस्क अपनी पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को कम करती जाती है। और जैसे अंगूर धीरे धीरे सूख के किशमिश में बदल जाता है, स्लिप डिस्क भी धीरे धीरे सूख के वैसे ही हो जाती है। तो आपको एमआरआई में देखना है कि आपकी स्लिप डिस्क T2 वेटेड इमेज में, जिसमें पानी सारा वाइट दिख रहा हो, T2 वेटेड इमेज में आपको स्लिप डिस्क सफ़ेद रंग की दिख रही है या काले रंग की दिख रही है। अगर सफ़ेद रंग की दिख रही है तो मतलब अभी वो अंगूर की तरह से बिहेव कर रही है, और अगर काले रंग की दिख रही है आपको स्लिप डिस्क, तो मतलब वो किशमिश की तरह से बिहेव कर रही है। तो आप ये बताइए कि अंगूर को आप दबाएंगे तो वो तो फचाक से बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर आपको किशमिश को दबाया, आपने किशमिश को दबाया, तो क्या वो बाहर आएगी? नहीं, वो नहीं आएगी बाहर। तो अगर आपको एमआरआई में काले रंग की स्लिप डिस्क दिख रही है, तो इसका मतलब वो फ्रेश स्लिप डिस्क नहीं है, वो काफी टाइम पहले से है आपको। लेकिन दर्द तो मान लो कि आपको अभी हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना पहले शुरू हुआ है, तो इसका मतलब वो दर्द आपको स्लिप डिस्क की वजह से है ही नहीं। या आपको कुछ और स्ट्रेस या स्ट्रेन आया है, या अगर आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, 40-50 से ऊपर है, तो एक पीछे लिगामेंटम फ्लेवम नाम का एक लिगामेंट होता है, जो कि धीरे धीरे एज के साथ मोटा होता जाता है। तो हो सकता है वो आगे की तरफ आ गया, उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई हो, तो उसके केस में भी आपको फ्लेक्शन बेस एक्सरसाइज करनी है, आगे झुकने वाली एक्सरसाइज। तो आपने अक्सर देखा होगा, लोग कहते हैं यार जब मैं चलता हूँ तो मेरे को दर्द आता है, और फिर मैं कुर्सी पे बैठ जाता हूँ तो मेरा दर्द ठीक हो जाता है, फिर मैं थोड़ी देर चलता हूँ तो फिर दर्द आ जाता है।
तो इसका मतलब वो स्लिप डिस्क की वजह से नहीं है, वो लिगामेंटम फ्लेवम की वजह से आपको दर्द है। तो भी आपको फ्लेक्शन बेस एक्सरसाइज आपको इसके लिए करनी चाहिए। अब हम आगे आ जाते हैं कि स्लिप डिस्क बाहर आ जाती है तो उसे अंदर कैसे करी जाए, वो भी बिना ऑपरेशन के, उसे ठीक कैसे किया जाए। यहाँ पर आपको एक और जानकारी होना बहुत जरूरी है कि जो डिस्क होती है दो वर्टिब्रा के बीच में, उसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, सिर्फ आउटर 1/3 में ब्लड सप्लाई होती है। 4 साल की उम्र तक तो पूरी ब्लड सप्लाई होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं 18 साल की उम्र तक उसकी ब्लड सप्लाई धीरे धीरे खत्म हो जाती है और सिर्फ बाहर के 1/3 हिस्से में ही उसकी ब्लड सप्लाई रह जाती है और अंदर का जो हिस्सा है उसमें ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं होती। तो फिर डिस्क को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? डिस्क को खाना पीना भी तो चाहिए ना, और अगर डिस्क बीमार हो गई है, चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, स्लिप हो गई है, तब तो उसे जरूर खाना पीना चाहिए। बिना खाने पीने के वो कैसे अपने आप को रिपेयर करेगी, हील करेगी? तो उसका वो जो खाना पीना आता है, वो दो वर्टिब्रल बॉडी जब आपस में मूव करती है उसमें से डिफ्यूजन होके, ऑस्मोसिस होके उसको वो न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी में पूरी ब्लड सप्लाई होती है, तो वहां से उसे ऑस्मोसिस मिलता है, वहां से डिफ्यूजन होता है उसको। तो जब आप कहते हैं स्लिप डिस्क का बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट करो, तो एक तो आदमी बीमार पड़ गया, ऊपर से आपने उसे खाना नहीं दिया, वो कैसे रिपेयर करेगा अपने आप को? तो अगर इंजरी बहुत खतरनाक नहीं है या ऐसी नहीं है कि आपके मूव करने पे और ख़राब हो जाएगी, तब आपको कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए। तब आपको थोड़ा बहुत चलते फिरते रहना चाहिए ताकि डिस्क को न्यूट्रिशन मिले, वो अपने आप को रिपेयर कर सके। ठीक है, तो अब आपने ये समझ लिया कि इनर 2/3 में अंदर के 2/3 हिस्से की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, सिर्फ बाहर के 1/3 हिस्से की होती है, और धीरे धीरे एज के साथ में वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जब आपकी स्लिप डिस्क आ जाती है, आपको डिस्क बाहर आ गई है थोड़ी सी, अब हमें क्या करना है उसके इलाज के लिए? अब हमें चाहिए कि कुछ ऐसा तरीका करें जिसकी वजह से उस एरिया की ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, उस एरिया का न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाए। तो उसके लिए स्पेसिफिक फोकस्ड करेक्टिव मैनुअल थेरेपी होती है, जिसे कि हमें दो वर्टिब्रल बॉडी के बीच की जो डिस्क है उसको टारगेट करके हम मोबिलाइज करते हैं, हम उसकी एक्सरसाइज कराते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं और उस एरिया के ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ के उस डिस्क की हीलिंग शुरू हो जाए। और ये ब्लड सप्लाई उस एरिया की आप सिंपल फिजियोथेरेपी की मशीनें वगैरह लगा के नहीं कर सकते, क्योंकि मशीनें तो उसी एरिया की ब्लड सप्लाई बढ़ा सकती है जहाँ पर ब्लड सप्लाई हो ऑलरेडी, लेकिन अगर वहाँ पे वो सप्लाई है ही नहीं, वो वेन या आर्टरी है ही नहीं, तो वहाँ की ब्लड सप्लाई कैसे बढ़ा सकती है वो? तो मशीनें देके उसकी ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ सकती। उसके लिए स्पेसिफिक फोकस्ड करेक्टिव मैनुअल थेरेपी होती है, जिसकी वजह से बिना ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के, इंजेक्शन के उस डिस्क के आसपास का माहौल ऐसा बनाया जाता है कि वो अपने आप को हील करना शुरू कर दे। अब आपको एक चीज और भी बोल दूं, स्लिप डिस्क देख के लोगों को ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी गद्दी खिसक गई है। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जैसे कि पीछे वाला हिस्सा जो डिस्क का है, जिसे हम एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो कमजोर होता है थोड़ा सा। आगे का काफी स्ट्रांग होता है, पीछे का थोड़ा कमजोर होता है। तो कभी कभी हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर लेते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत लोड आ रहा होता है, या मान लीजिए कि हमारी स्पाइन हाइपोमोबाइल स्पाइन है, मतलब स्टिफ स्पाइन है, तब भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोडिंग पड़ती है। तो वो क्या होता है, हल्का सा टीयर हो जाता है। तो जब वो हल्का सा टीयर हो जाता है तो अंदर जो मैंने प्रोटीओग्लाइकिन मॉलिक्यूल बोला, जो जेल लाइक स्ट्रक्चर बोला गद्दी के बीच में, वो उस जगह से थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोट्रूड करने लगता है। मतलब कि जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे के अंदर एक पोपली सी बन जाती है, जो छोटा सा एक बबल सा बन जाता है बाहर आता हुआ, ऐसे करके वो बाहर हो जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोट्रूजन। तो उसमें तो बिल्कुल भी डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो आपको परेशान भी नहीं करेगा। वो अक्सर बहुत लोगों में देखा जाता है, जैसे मैंने आपको बोला। उससे अगला लेवल होता है एक्सट्रूजन का, मतलब कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। तो जब वो एक्सट्रूजन हो जाता है तो पीछे की जो नर्व्स हैं, चाहे वो गर्दन की से होकर आपकी बाजू में आ रही है या कमर से होकर आपके पैरों में जा रही है, उस नर्व को वो इरिटेट करना शुरू कर देता है। उस नर्व के साथ कभी कभी चिपक भी जाता है, अडेरेंस जिसे हम बोलते हैं, या उसे कंप्रेस करने लगता है। तो आपको पैर में दर्द और बाजू में भी दर्द जाना शुरू हो जाता है। तो उस केस में हमें उस नर्व को मोबिलाइज करना है, उस डिस्क को मोबिलाइज करना है, उस वर्टिब्रल बॉडी को मोबिलाइज करना है और उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट देना है कि वो अपने आप को हील कर सके, अपने आप को ठीक कर सके। अगला लेवल होता है सिक्वेस्ट्रम, मतलब कि वो बाहर निकल के लटक के टूट के अलग से लूज बॉडी होके पड़ गया, तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि अब ये तो सर्जरी से ही ठीक होगा। जी नहीं, वो भी बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है और उसके ठीक होने के चांसेस 96% है। जितनी ज़्यादा बड़ी डिस्क है उतना ज़्यादा उसका बिना ऑपरेशन के ठीक होने के चांस है, ये याद रखिएगा। बड़ी डिस्क का मतलब कम चांस नहीं है, बड़ी डिस्क का मतलब यहाँ पर उल्टा है। बड़ी डिस्क अगर निकली है तो उसके ठीक होने के ज़्यादा चांस है,
और 9 से 18 महीने में, हाँ थोड़ा लंबा समय है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है, कॉर्ड सिंड्रोम नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं इतने टाइम के लिए। 9 से 18 महीने के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 70 से 96% का इसका सक्सेस रेट है। अब एक यहाँ पर आपको एक और मैं जानकारी दूंगा। अक्सर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे आपको लोग गर्दन को और कमर को कड़ाके निकालते नजर आते हैं, कट 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 कट। एक बात आपको बता दूं, प्लीज इस तरीके की चीजों में ना फंसे आप। जो डिस्क बाहर आ गई है, एक बार का कड़ाका निकाल के, एक बार एडजस्ट करके उसको एक दिन में, एक सिटिंग में वो अंदर नहीं जाएगी किसी भी हालत में। हाँ, कंडीशन खराब जरूर हो सकती है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो इन चीज़ों में फंस जाते हैं और अक्सर अपनी कंडीशन बहुत खराब करके आते हैं। या तो पैराप्लीजिया हो जाएगा या क्वाड्रिप्लीजिया हो जाएगा, और मतलब बहुत खराब कर लेते हैं अपनी उस कंडीशन को। और एक बार के कड़ाके करने से गारंटेड मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि एक बार के कड़ाके निकालने से वो डिस्क अंदर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। आपको विश्वास नहीं है तो अपनी एमआरआई उस कड़ाके निकालने से पहले करवाएं और इमीडिएटली उसके बाद कराएं, आपको वहीं की वहीं मिलेगी आपकी डिस्क। तो प्लीज इस तरीके के झूठे बहकावों में ना आए और अपनी सेहत और खराब ना करें इस तरीके उस चीजों में। ये कड़ाके निकालने का, जिसे हम हाई वेलोसिटी थ्रस्ट कहते हैं, मैनिपुलेशन कहते हैं, मैं भी करता हूं, मैं भी करवाता हूं। बट ये करने के बाद मैं ये क्लेम नहीं करता हूं कि ये डिस्क आपकी एक ही दिन में, एक ही सिटिंग में अपनी जगह पर चली जाएगी। ये कड़ाके निकालने के लिए अलग इंडिकेशंस होती हैं, अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग कंडीशंस होती हैं। इसके लिए आपको बहुत डिटेल में एग्जामिन किया जाता है। सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस, प्रिकॉशंस चेक किए जाते हैं कि आप राइट कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। उसके बाद जिसे हम हाई वेलोसिटी थ्रस्ट या मैनिपुलेशन कहते हैं, वो हम गर्दन को या कमर को करते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक सिटिंग में ये डिस्क आपकी वापस अंदर नहीं जा सकती। हाँ, थोड़ा टेम्परेरी दर्द में आराम जरूर मिल जाता है, लेकिन अगर आपको डिस्क को अंदर डालना है तो उसके लिए स्पेसिफिक फोकस्ड करेक्टिव मैनुअल थेरेपी राइट चॉइस है। एक्सरसाइज करना राइट चॉइस है। वेट कम करना राइट चॉइस है। और अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो थोड़े पेन किलर या एंटी इन्फ्लामेटरी लेना राइट चॉइस है। थोड़ा वेट एंड वॉच करना राइट चॉइस है, ना कि इमीडिएटली जाके सर्जरी करवा लेना या इस तरीके की कोई भी उल्टी सीधी हरकत से अपने कड़ाके निकाल के अपनी और कंडीशन खराब कर लेना। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। या आप संभल के करें, अपने रिस्क पर करें और समझदारी के साथ आप एक उचित फैसला लें। इस वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, संगे संबंधियों के साथ या जिस किसी को भी ये परेशानी हो उसके साथ जरूर शेयर करें और उसको इस बारे में पूरा सजग करें। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप परेशानी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपना वो क्वेश्चन डिटेल में लिखिएगा, ताकि मैं आपका प्रॉपरली आपकी कंडीशन को समझ के आपको मैं ठीक से जवाब दे पाऊँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है मैं आपको दिल्ली में हमारे क्लिनिक्स हैं, यहाँ पर मैं आपको हो सकता है वहाँ पर मिलने के लिए बुलाऊं और आपकी कंडीशंस देख के, आपके एमआरआई की फिल्म्स देख के आपको आपकी कंडीशन के बारे में सही जानकारी और ज़्यादा डिटेल, स्पेसिफिक डिटेल में आपको दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।